तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं घातांक के नियम। ठीक है, तो आज की जो हमारा लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो कि इस घातांक के नियम पर ही होते हैं, लेकिन ऐसे अकेले में नहीं पूछे जाएंगे कि यार एकदम प्योर आपके घातांक के नियम पर सवाल हो। आपके बहुत बार क्या होंगे कि सवाल के अंदर जो है इसको जो है वहाँ पर दे दिया जाएगा, तो आपको उसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सवाल को हल करने के लिए ये चीज़ आना चाहिए कि हम घातांक के जो नियम है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी जो है आप उस सवाल को हल कर पाओगे। तो और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि हमने देख लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बोर्डमास का नियम है वो हमने देख लिया था, और हमारे जो सवाल हैं उनको भी हमने किया था। तो वो भी जो चीज़ें हैं हमारी सब के सब कवर हो चुकी हैं। बाकी अब घातांक का नियम देखना है तो घातांक के नियम वाला जो पूरा वीडियो अंत तक देखना, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और अगर लास्ट में कोई डाउट भी रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि घात या फिर घातांक होता क्या है। तो सिंपल सा चीज़ इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर दिया है, जैसे मैंने बोल दिया 5 है, इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर कोई चीज़ लिखा है तो ये ऊपर वाला चीज़ होता है घातांक। इसका मतलब ये होता है कि जिस भी नंबर के ऊपर ये चीज़ लिखा है उस नंबर को उतनी बार आपस में गुणा कर देते हैं। यानी कि अगर 5 के ऊपर 2 लिखा है तो हम 5 का जो है 2 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 100 लिखा है, 100 के ऊपर जो है 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 100 है इसका जो है 5 बार गुणा करना है। तो 100 गुणे 100 गुणे में 100 फिर गुणे 100 और फिर गुणे 100 होता है, यानी 5 बार हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा जो है यहाँ पर एक उदाहरण है, क्या है कि ए गुणे ए, और ये कितनी बार है, n बार है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो है ए के घात में n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए को बोलते हैं आधार, और जो मेरा n होता है उसको बोलते हैं घातांक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ए मेरा क्या है, आधार होता है, और n मेरा घातांक होता है। तो अब यार बात आती है कि हम घातांक नियम पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सवाल के बीच में या फिर ऐसे आपके सवाल में दिया जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि ऐसे दे दिया है कि 100 के घात में 3 है, और यहाँ पर जो आपका फिर गुणे में लिख दिया 100 के घाते 2। ठीक है, तो आप इसको कैसे हल करोगे? तो आप जो क्या करोगे, एक तो है कि आप जो इसका इतनी बार जो निकाल लो कि 100 गुणे 100 फिर गुणे में 100 करो, और फिर अलग से इसको निकालो, फिर जो है क्या जो आएगा उसको लिखो, इसको लिखो, और दोनों का फिर आपस में गुणा करके तब यहाँ पर लिखो। ठीक है, तो एक तो विधि हो गई। दूसरी विधि हमारी क्या है कि हमारा जो सूत्र है, सूत्र के हिसाब से हम जब चलेंगे तो हमारा एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 100 के घात में 5, जो कि आपको इतना गुणा करने के बाद, ये सब करने के बाद यहाँ पर आता और कुछ इस तरह से आता। फिर आपको वैज्ञानिक संकेतन में इसे बदलना पड़ता, तब जाकर के 10 के घाते 5 आता। लेकिन हमने जब सूत्र पता है हमें, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 के घाते 100 के घाते 5 होगा। तो ये हमारे सूत्र होते क्या हैं, ये वाला सूत्र अभी रहने दो। ठीक है, हम आगे अभी देख लेंगे, तब फिर इस पर आएंगे। हमारा दूसरा सूत्र है ये वाला, इसके बारे में मैंने आपसे बात किया था कब, जब मैंने वैज्ञानिक संकेतन आपको पढ़ाया था, तब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था वैज्ञानिक संकेतन वाले में कि अगर कोई भी संख्या है और कुछ इस तरह से लिखी a के घात में m, तो हम बराबर करेंगे, तो अगर a को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ऋण m घात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, m के घाते अगर धन है, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया 1/2 के घाते 5 है, तो बराबर क्या होगा, जब 2 के घाते 5 ऊपर जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 के घात में ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहीं पर इस तरह से लिखा है 2 के घात में ऋण 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 के घात में 5 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें इस तरह से आपका हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जितने भी सूत्र हैं आपको याद रखने हैं। और जो है मैं क्या करूँगा कि आपके यहाँ पर कुछ उदाहरण भी देते रहूँगा, जिससे कि आपको वो सूत्र अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अगला सूत्र है कि a के घात में m और a के घात में n। तो अब इसका मतलब है कि जो हमारा आधार है वो अगर समान है, ठीक है, और जो इसका घात है वो अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आधार समान है तो हम क्या करेंगे, आधार को वही रखेंगे और घात को हम जोड़ देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 100 के घात में 3 है और गुणे में क्या लिखा है, 100 के घात में 2, तो
अब यहाँ पर देखो, यहाँ आधार क्या है 100 है, यहाँ भी आधार 100 है, तो दोनों समान है। और जो हमारा घात है वो अलग अलग है, ये समान भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमारे आधार हैं वो अगर समान है तो हम घात को जोड़ देंगे, तो 100 के घात में 3 और धन 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 के घात में 5 आ जाएगा, जो कि हमारा यही उत्तर था। तो एक लाइन में आप इसको कर सकते हो। अगर मान लो कि हमारा घात भी यहाँ पर बराबर है तब भी वही चीज़ आएगा, 100 के घात में 3 और गुणे में 100 के घात में 3 हो गया, तब भी क्या होगा, 3 धन 3 6 हो जाएगा, तो 100 के घात में 6 लिख देंगे हम इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि अगर आधार समान है तो हमारे जो घात होंगे वो जुड़ जाएंगे, लेकिन बीच में गुणे का चिन्ह होना चाहिए। अगर मान लो कि कुछ इस तरह से लिखा है कि 100 के घात में 3 धन में 100 के घात में 2, तब ये आपका नहीं होगा। ये मत लिख देना कि 100 के घात में 5। आपका ये जो जितने भी फार्मूले, जितने भी सूत्र हैं, क्या कहाँ पर लागू हो रहे हैं, या तो गुणा या फिर भाग में है। अगर जोड़ या घटाने में है तब वहाँ पर वो लागू नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर दोगे, आप इसको भी इस तरह से लिख दोगे, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा सूत्र है वो क्या है कि a के घात में यम भागे, ठीक है, भागे a के घात में यन, यानी कि कुछ इस तरह से लिखा है a के घात में यम बट्टा में क्या है, a के घात में यन। तो यहाँ भी आप देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर भी a के घात में क्या है, जो हमारा आधार है वो दोनों का बराबर है। जब आधार बराबर है तो अभी आपने क्या देखा था कि आधार बराबर है तो हम क्या करते हैं कि घात को जोड़ लेते हैं। तो इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ, a के घात में यम भागे a के घात में यन। ठीक है, और आपको पता होगा 5वीं 6ठी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब इस तरह से भागे लिखा होता है, भाग लिखा होता है, हम इसको गुणा में जब बदलते हैं तो ये 1 बटा में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा में यन हो जाएगा। अभी आपने इसको देखा था 1 बटा a के घात में यम का 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a के घात में ऋण m। तो ऐसे ही हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो a के घात में यम गुणे में क्या हो जाएगा, a के घात में ऋण यन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारा किस में फार्मूले में आ गया, ये वाला जो फार्मूला है इसमें आ गया, आधार बराबर घात अलग अलग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a के घात में यम ऋण यन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अभी थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा धन और यहाँ पर ऋण यन। अब ये धन है और एक कोष्टक का मतलब गुणा और यहाँ पर ऋण, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा a के घात में यम ऋण यन हो जाएगा। ठीक है, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण मिल जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ये दोनों सूत्र जो हैं, ये वाला चौथा और तीसरा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि सेम सूत्र हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता है कि भाई हमारे भाग का मतलब होता है जब गुणा इस तरह से लिखते हैं तो 1 बटा में जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे दोनों सूत्र समान है। तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि अगर भाग में रहेगा तो ये ऋण हो जाएगा और अगर यहाँ पर गुणा में रहेगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा। अब अगला जो हमारा सूत्र है, बल्कि हम एक सवाल इस पर कर लेते हैं। तो हमारा अगर सवाल इस तरह से है कि 2 के घात में 5 है, ठीक है, और भागे 2 के घात में 2 लिखा है, तो हमारा क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 के घात में 5 ऋण 2। ठीक है, जो भी घात है वो घट जाएगी, तो 2 के घात में 3 और बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 इस तरह से आगे आपने देख लिया। लेकिन हम दूसरे तरीके से अब इसको जो है ये चीज़ करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो कैसे होगा, 2 के घात में 5 जब है तो इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 का जो है 5 बार गुणा करोगे। तो इसको हम 5 बार गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो हमारा 32 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 32 भागे 4, तो कितना आएगा भाग देने पर, 4 और 32, तो 8 आ गया। तो आपने देखा कि जब इस तरह से आप हल कर रहे हो तब भी आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद से जो है इस तरह से भी आपका 8 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने सबसे पहले जैसे आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले गुणा किया है फिर मैं भाग दे रहा हूँ। ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर जो हमारा बोर्ड मास का नियम होता है वो क्या बोलता है कि सबसे पहले कोष्टक को हल करो, फिर ऑफ या घातांक, ठीक है, घातांक को हल करो। तो घातांक इसमें क्या है, ये वाला घातांक है, तो सबसे पहले इसको आपको हल करना पड़ेगा, फिर ये वाला भी घातांक है, इसको हल करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 4, तब जा करके आप भाग दोगे। ठीक है, तो बोर्ड मास का जो हमारा नियम है उसके हिसाब से इस तरह से ही होगा। ये मत बोल देना कि यहाँ पर हमने गुणा किया, गुणा नहीं किया है, हमारा घातांक वाला जो चीज़ है उसको हमने हल किया है। तो ये तो हमारा हो गया कि 1 के घात में यम भागे 1 के घात में यन वाला। अब हमारा दूसरा है कि 1 के घात में यम और उसके घात में यन है, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर देखो यम और यन जो है आपस में गुणा हो जाते हैं, तो यानी कि यम
और यम गुणे यन, यानी कि ए के घात में यम यन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा आधार एक ही है तो ये क्या हो गया, आपस में एक गुणा हो गए। जैसे मैं एक यहाँ पर एक लेता हूँ, 2 के घात में अभी मैंने 5 देखा था। ठीक है, इसका मान कितना था, 32 था, और इसके घात में मैंने कर दिया 2, तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 के घात में 10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका 1024 आता है। ठीक है, तो अब 1024 तो ऐसे आएगा, 2 के घात में 10 करने पर आपका आ रहा है, लेकिन आपको जो लग रहा है कि नहीं ये गलत होगा, तो आप क्या करोगे, 2 के घात में 5, और किसी भी संख्या का आपको अगर ऊपर ले, जैसे मैं 5 के घात में 2 लिखा था, मैंने क्या बताया था कि 5 का 2 बार गुणा करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 के घात में 2 के घात में 5 के इसके भी घात में 2 लिखा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 के घात में 5 और गुणे में 2 के घात में 5। ठीक है, अब ये किस में बदल गया, 2 के घात में 5, 2 के घात में 5, 1 के घात में यम, 1 के घात में यन, इनका आपस में गुणा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 के घात में यम धन यन, यानी 5 धन 5, और ये क्या हो जाएगा, 2 के घात में 10। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो है हमारा यही वाला फिर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो है घातांक का मतलब क्या, घातांक का मतलब आपको समझ में आ गया, आप जो है फॉर्मूले को आराम से कर सकते हो। अब मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप अगर समझ लिए कि घातांक का मतलब क्या है, कि मेरा जो है इसके ऊपर अगर मैंने लिख दिया इस तरह से, तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर चीज़ लिखी हुई इसका जो है इतने बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। यानी कि अगर मैंने लिखा ए के घात में यम और इसके घात में यन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए के घात में जो यम है इसका जो है यन बार गुणा है। ठीक है, गुणे ए के घात में यम, अब ये कितनी बार है, यन बार गुणा है। ठीक है, हिंदी में इस तरह से नहीं, ठीक है, तो यन बार ये गुणा है, बस वही चीज़ है। तो अब क्या होगा, ए के घात में यम, ए के घात में यम, इस तरह से जो है आप करोगे तो आगे क्या आएगा, ए के घात में यम धन में यम धन में, और यहाँ पर भी यम रहेगा। कितनी बार टोटल है, कितनी बार पूरा है, यन बार है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए के घात में यम यन हो जाएगा, यम गुणे यन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 बार रहता तो कितना आता, 2 यम आता, 3 बार रहता तो 3 यम आता, तो एन बार रहेगा तो एम एन हो जाएगा, एम गुणे एन हो जाएगा। अब अगला जो हमारा सूत्र है वो क्या है, उसको देखते हैं। अगला सूत्र है कि ए के घात में यम बटा में यन है। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो इसको भी हम हल ऐसे ही करेंगे। इसको लिख सकते हैं कि ए के घात में यम और 1 बटा यन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यम का जब 1 बटा यन में गुणा करोगे तो क्या आएगा, यम बटा यन आएगा। तो यही चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, यम बटा यन को ये चीज़ लिख सकते हैं, यम गुणे 1 बटा यन, ये चीज़ हमने लिखा। और यही चीज़ आप देख रहे हो कि यम और यन का क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या है, यम और यन का गुणा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर भी यम और एन का गुणा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो चीज़ लिखी है कुछ इस तरह से लिखी है, यम गुणे 1 बटा यन लिखी गई है, और इसको जब मैं बराबर करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ कि यम अंदर हो गया और 1 बटा यन बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो कि क्या चीज़ होता है कि जैसे आप देखते होगे कि कौड़ी वाली जैसे ऐसे लिखते हो कि 4 कौड़ी में 4 लिखते हो। ठीक है, वर्गमूल इसका निकालते हो तो या तो यहाँ पर 2 लिख लेते हो, तो इसको हम लिखते हैं कि 4 के घात में क्या है, 1 बटा 2 है। ठीक है, अगर यहीं पर जो है ये रहता घनमूल, तो 4 का घनमूल का आप क्या लिखते हो, 4 के घात में 1 बटा 3 है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास एक संख्या है ए है और इसके यहाँ पर लिखा है यन, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ए के घात में 1 बटा यन हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये चीज़ आपका इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर 1 बटा यन लिखा है तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा कि ए के घात में यम और एक कड़ी में रहेगा यहाँ पर जो है यन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब जो है जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर पीडीएफ में बहुत अच्छे से यहाँ पर हल करके दिखाया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो अगर कोई आपको यहाँ पर डाउट होता है तो। ठीक है, अब बाकी जो है एक चीज़ हमारा यहाँ पर रह रहा है, क्या चीज़ रह रहा है कि ए के घात में जो 0 होता है उसका क्या मान होता है। ठीक है, तो इसको भी हमें निकालने के लिए किसका हम सहारा लेंगे, ए के घात में यम भागे ए के घात में यन। ठीक है, अब मैंने बोला कि यम और यन की वैल्यू बराबर हो गई, तो जब बराबर होगी तो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर यम
ऋण यन होगा, और जब यम और यन बराबर हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ए की घात में 0 हो जाएगा, क्योंकि यम और यन बराबर है। और इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, हम इसी को लिखेंगे कि घात में 0 बराबर ए की घात में यम और ऋण यम, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, ए की घात में यम भागे ए की घात में यन, ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ भी यम रहेगा। बस आपको अब समझ में आ गया होगा। आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यहीं से आपका आता है ए की घात में 0 का मान 1 आता है, ठीक है। तो ये आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, आपको जो है बस समझ लेना है। जैसे आप समझ लोगे, कुछ सवाल करोगे, आपके ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें याद होती जाएंगी। अब जो है मैं जब 0 वाली चीज़ पर आ गया हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। तो अगर मैं किसी संख्या में, कोई संख्या मेरी है, उस संख्या में अगर मैं 0 से भाग देता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, अनंत आएगा, यानी कि ये परिभाषित नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर जो है मैंने 0 में किसी संख्या से भाग दिया, तब क्या आएगा, तब हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या से मैं भाग दूंगा, हमेशा 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक सूत्र और है जो यहाँ पर आपको इसमें शामिल कर लेना है। मैंने आगे इसको शामिल किया है, लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो आप इसको शामिल कर सकते हो। क्या है कि ए और बी की घात में अगर यम है, ठीक है, तो क्या होगा, यम जो है दोनों पर अलग अलग लग सकता है, यानी कि ए के घात में यम हो जाएगा और गुणे बी की घात में यम हो जाएगा। ये जो है हमारा एक और सूत्र होता है, जो कि आपको नोट कर लेना है। अब जो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सवाल देखेंगे इस पर, जो भी हमारा ए यम बटा यन वाला है। तो यहाँ पर जो है ये सवाल क्या है कि 125 के घात में है 2/3, और इसको हम क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा था 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके जब ऊपर है तो 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं घात को, ठीक है। अब घात इस तरह से हो गई, यानी कि ए के घात में क्या लिख दिया मैंने, यम यन लिख दिया था। अब यम यन लिख दिया, तब इसको मैं किस तरह से क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ए की घात में यम और या इधर एन हो जाएगा, या फिर ए की घात में यन और यम, किसी को भी आप जो है यहाँ पर यम ए की घात में ला सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। यानी कि 125 के घात में मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 125 के घात में 2 और इसके पूरे घात में 1/3। अब देखो इसको हल करने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। वो क्या करेंगे, 125 और गुणे 125 हो जाएगा, ठीक है, 125 घाते 2 और उसके घात में 1/3। तो कुछ लोग जो क्या करेंगे, इसका पूरे का गुणा करेंगे, जो भी एक बड़ा सा नंबर आएगा उसका जो क्या करेंगे 1/3 घनमूल लेंगे, फिर जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें इतना बड़ा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अब फार्मूले देख लिए, हमने सूत्र देख लिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस सूत्र के हिसाब से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि ए और बी के घात में अगर यम है तो हम क्या कर सकते हैं, ए के घात में यम कर सकते हैं, गुणे में बी की घात में यम कर सकते हैं। बस वही चीज़ आप यहाँ पर लगा लो, ए का मान और बी का मान समान भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, 125 के घात में 1/3 और गुणे में 125 के घात में 1/3। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मान 125 का घनमूल 5 होता है और 125 का घनमूल फिर 5, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे में 5 बराबर 25 आ जाएगा। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका मेरा क्या है इसको हल करने का, हम यहाँ से फिर आएंगे नीचे और इसको लिख सकते हैं 125 के घात में 1/3 और इसके घात में 2। और आपको पता हो गया कि 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है। अब 5 की घात में 2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप जो अपनी सुविधा के अनुसार जिसको भी आपको अंदर रखना होगा आप अंदर रख सकते हो, जिसको बाहर रखना होगा उसको बाहर रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने वो वाला सूत्र यहीं पर लिख रखा है। यहाँ पर अगर 3 नंबर दिए हों तब जो भी नंबर, जितने भी नंबर रहेंगे उन सब पर वो क्या होगी, घात जो है अलग अलग आ जाएगी। ऐसे ही अगर 100 नंबर भी रहेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर डी गुणे क्या रहता है, डी गुणे ई इस तरह से रहता था, यहाँ पर भी डी के घात में यान गुणे ई के घात में यान इस तरह से बढ़ जाता। अब हमारा अगला सूत्र है ए के घात में यन अगर लिखा है और ये बी के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए के घात में या ए बराबर हो जाएगा बी की घात में 1/n।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे देखो, जब हम इधर इस तरह से लिखते हैं कि ए बराबर कड़ी में 2 है, ठीक है, तो हमें जब कड़ी हटानी होती है, कड़ी में 2, या फिर इस तरह से समझे, कड़ी में ए बराबर 2 है मेरा, तो अगर मुझे ए वाली कड़ी हटानी, ए का मान मुझे पता करना है कि ए का क्या मान होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि कड़ी में ए बराबर 2 लिखा, दोनों तरफ का मैं क्या करूँगा, वर्ग करूँगा। क्यों वर्ग करूँगा? क्योंकि ए के घात में क्या है, 1/2 है। इसका मैंने अभी मतलब बताया था कि कड़ी अगर इस तरह से वर्गमूल निकाला गया तो उसका मतलब 1/2 होगा और बराबर 2 है। तो मैंने जब वर्ग निकाला दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 और इसका घात में 2 आ जाएगा, वर्ग किया और 2 का भी वर्ग हो जाएगा। अब ए क्या होगा, इधर मैं लिखता हूँ। अब देखो, ए के घात में यही वाला सूत्र लगेगा जो आपका था, ए के घात में यम और उसके बाद में यन था यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया था, ए के घात में यम गुणे एन हो गया था। तो ऐसे ही क्या, 1/2 और यह 2 है, तो क्या हो जाएगा, ए के घात में 1/2 गुणे 2 और बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा इधर। तो और ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बराबर 4 बचेगा। तो ये जो आपका हो जाएगा ए का मान, कि ए का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वही चीज़ हम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर n घात है, ठीक है, ए के घात में क्या है, ए के घात में n है बराबर b है, तो हमने n घात को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/n से गुणा कर देंगे ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करें, n और इधर क्या किया, 1/n से ऊपर जो है वो कर दिया, तो इधर भी 1/n आ जाएगा। अब n से n कट जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, b की घात में 1/n हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ये चीज़ समझ सकते हो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ए की घात में यम लिखा हो और इधर b लिखा हो, ए बराबर क्या हो जाएगा, b की घात में 1/m, यानी कि इधर वाली जो चीज़ है दूसरी तरफ जाएगी तो 1 में हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बहुत छोटे मोटे से सवाल देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके अभ्यास के लिए कुछ बहुत चुन्नू मुन्नू से सवाल यहाँ पर लगा रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं, और वो सवाल क्या क्या है, कैसे हल होंगे, उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर है 3 की घात में ऋण 2। अभी जो हमने एक सूत्र देखा था क्या था, 1 की घात में ऋण यम, मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, 1/1 की घात में यम हो जाएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 की घात में 2 और ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 के घात में 2 का मतलब 3 × 3, ठीक है, और ए बराबर हो जाएगा 1/9। तो ये हमारा हल हो गया, उत्तर क्या आ गया, 1/9। अब दूसरा सवाल हमारा क्या है, ऋण 4 की घात में ऋण 2। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एकदम कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, क्या होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या माना, इसको मान लिया ए की घात में ऋण 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/ऋण 4 की घात में 2 हो जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा अब मेरा 1/ऋण 4 गुणे में ऋण 4, ठीक है। अब ऋण 4 और ऋण 4, तो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन होगा, और 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि चिन्ह का हमारा क्या होता है, अगर धन का गुणा धन में करते हैं तो धन मिलता है, धन का गुणा ऋण में करते हैं तो ऋण मिलता है, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन मिलेगा, और ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही पहले बता रखी है, दूसरी या तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना अगर आप जो पहली बार ये चीज़ देख रहे हो तो। फिर अब अगला सवाल देखते हैं, सबको मिटा देता हूँ। अब अगला सवाल मेरा है कि 1/2 के घात में ऋण 5 है और ए बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो ए मेरा क्या है, 1/2 क्या है, ए के बराबर मैंने इसको लिखा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए हो गया, और इस ए की घात में ऋण 5 है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1/1 की घात में 5। अब ए का मान क्या है, 1/2 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 की घात में 5 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो है हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझना, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना उनका कहीं ना कहीं ज़रूर यूज होता है, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी आप ध्यान से देखा करो। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर ए के घात में यम है और भागे ए के घात में यन है, तो मैंने क्या बताया था कि ए के घात में यम गुणे में लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, 1/1 ये लिख दूंगा, ये चीज़ लिख दूंगा, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने क्या लिखा है, 1 में भाग दिया, किससे भाग दिया, इससे भाग दे रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना, इस वाले से हम भाग दे रहे हैं, यानी कि ये जो चीज़ है इससे हम भाग दे रहे हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2
1/2 के घात में 5। ठीक है, यही चीज़ है मेरा, ये जो चीज़ है नीचे, इसी को मैंने भाग में लिख दिया। अब फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको हल कर लूँगा। 1/, ये 1/2 के घात में 5, ये क्या हो जाएगा, 1/, इसको मैं लिखता हूँ दूसरे तरफ, ये हो जाएगा, जस्ट ए सेकंड, 1/2 के घात में 5 है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि आपका जो यहाँ पर है 5 है, वो जो है दोनों पे, यानी कि 1/1 के घात में भी 5 हो जाएगा और 2 के घात में भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के घात में 5 तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 के घात में 5 का मान 32 आ जाएगा। ये पूरा आपका आ जाएगा 1/32। ठीक है, तो 1/32 आ गया। तो अब मैंने जो आपको बताया था, एक जब गुणा लिखोगे तो क्या लिख दोगे, उसका उल्टा कर देते हो, तो 1 गुणे, अब इसका जो उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 1/32 का उल्टा क्या करोगे, मतलब व्युत्क्रम लोगे तो क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 ऊपर चला जाएगा। अब मैंने बोला कि 5 का व्युत्क्रम लिखो तो 1/5 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 1/5 का व्युत्क्रम 5 हो जाएगा। तो जब 32 का व्युत्क्रम लिखोगे तो 1/32 होगा, और 1/32 का व्युत्क्रम 32 हो जाएगा। तो ऐसे ही 1/32 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 32, और यहाँ पर गुणा करने पर 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है हमारा कितना जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। और आगे जो है जब भी आपके इस तरह से 1/2/3 इस तरह की चीज़ मिलेगी, या फिर 2/3 और बटा में 5/6, तो आपको जो है क्या करना है, इसी चीज़ का यूज करना पड़ेगा और आप इसको आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे, जब जब भी हमारे सवाल मिलेगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाद में छोड़ो, अभी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी ये क्या होगा, तो अभी मैं इसको दिखा देता हूँ। अब ये जो सवाल था ना, इसमें कुछ लोगों को एक जगह पर और दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या है कि मैंने लिख दिया था 1/2 के घात में, अगर मेरा जो है 5 है। ठीक है, अगर मेरा इस तरह से है तो मैंने क्या लिख दिया था कि 1 के घात में 5 और बट्टा में 2 के घात में 5। तो ऐसा मैंने कहीं सूत्र आपको नहीं दिखाया था कि A/B है और इसके घात में यम है, तो ये हो जाएगा A/m बटा में B/n। ऐसा मैंने नहीं दिखाया था। तो ये किस तरह से ऐसे हो गया, इसको देखने के लिए यहाँ पर 5 रहेगा। इसको देखने के लिए, आप समझने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 के घात में 5 को हम लिखेंगे 1 गुणे में 2 ऊपर जाएगा तो 2 के घात में ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 घात हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 के घात में 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 के घात में 1 है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो गुणे में 2 के घात में ऋणात्मक हो जाएगा। और ये जो अब मेरा है क्या हो गया कि A गुणे B की घात में यम वाला सूत्र यहाँ पर हमारा बन गया। तो 1 के घात में यम गुणे B की घात में यम आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 1 के घात में 5 गुणे में 2 के घात में ऋण 1 और यहाँ पर 5 हो गया। और आगे फिर हमारे बढ़ेंगे तो 1 के घात में 5, 1 के घात में 5 का मतलब 1 गुणे में 2 के घात में यम गुणे यन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको फिर बताया था 1 घात में -m बराबर 1/m हो जाता है। ठीक है, 1 के घात में यम हो जाता है। वही चीज़ हो जाएगा यहाँ पर 1 गुणे 1/2 के घात में 5 हो जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा 1/2 के घात में 5। ठीक है, तो अगर आप जो है 5 को अभी भी साथ में लेकर के चलते हो, यहाँ पर भी 5, तो आपका यहाँ पर भी 5 रहेगा। तो 1 के घात में 5 और 2 के घात में 5, वही चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि अगर मैं 1 के घात में यम भागे 1 के घात में यन लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 के घात में यम गुणे में 1/1 के घात में यन हो जाता है। अब मैं एक यहाँ पर सवाल ले लेता हूँ 2/3, और यहाँ पर जो है मेरा है कि 10/9 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे हल करोगे, ये चीज़ नहीं समझ में आती काफ़ी लोगों को कि कैसे हल होगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है कि 2/3 है और इसमें भाग दे रहे हो। ठीक है, 2/3 भागे 10/9 कर रहे हो। तो जब मैं इसको आगे लिखता हूँ, अब मैं यही वाला चीज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2/3 गुणे में 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9/10 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 से जो है 9 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, और 2 से 5 है, तो क्या मेरा उत्तर आ जाएगा 3/5। ये मेरा हो जाएगा, यानी कि इसका बराबर हो जाएगा 3/5। अब जो है काफ़ी लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसको करने के लिए
जो ऊपर वाला और लास्ट वाला सबसे होता है इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, और जो बीच वाले होते हैं इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 2 × 9 और बटा में 10 × 3 कर लेते हैं। तो 3 से 9 वाला कटेगा एक बार, और ये जो है 5, तो क्या बचेगा 3/5 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सवालों में प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वहाँ पर लिखा हो 2 और बटा में 3/2 लिखा हो। ठीक है, तो इसको कैसे अमल करेंगे, यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि हम इसको लिख लेते हैं कि 2/1 और फिर जो है 3/2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का 2 में गुणा और 3 का इसमें, तो हमारा जो है आंसर सही आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का क्या होगा कि कुछ लोग जो इस तरह से सोचने लगेंगे, ये 2/3 है और बटा में 2 है, तो ये 2 के बटा में नीचे 1 लिख देंगे। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अब जो है 2 और 3 का आपस में गुणा हो गया और 2 और 1 का आपस में गुणा कर दोगे तो एक गलती हो जाएगा, 2 और बटा में 2 × 3 और 1/3 आ गया, जो कि गलत उत्तर है। आपका उत्तर कितना आएगा, इतना आएगा। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आप किसका किस में गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, किसका किस में भाग कर रहे हो, यानी कि 2 में भाग कर रहे हो 3/2 की। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2/3 बराबर 4/3। अब अगर आपने इस तरह से हल किया इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वो जो सवाल हो 2/3 और बटा में क्या है 2 है, तब जो है आपका इस तरह से हल होगा कि 2/3 और भागे 2 है, और ये हो जाएगा 2/3 गुणे में 1/2 और बराबर 1/3 होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो हमारा यहाँ पर अगला सवाल है कि ऋण 4 के घात में 5 भागे ऋण 4 के घात में 8 है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, a के घात में यम भागे a के घात में यहाँ पर यन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर क्या कर लो, या तो इस तरह से लिख लो a के घात में यम गुणे में ये हो जाएगा आपका 1/a के घात में यन हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा a के घात में यम गुणे में a के घात में ऋण यन और बराबर a के घात में यम ऋण यन हो जाएगा। ठीक है, बस आपका यही चीज़ है। आपका a का मान क्या है, ऋण 4 है, आप लिख लो यहाँ पर ऋण 4 के घात में यम का मान क्या है 5 है और यन का मान 8 है, तो 5 ऋण 8 और a बराबर क्या हो जाएगा ऋण 4 के घात में ऋण 3 और a बराबर हो जाएगा 1/ऋण 4 के घात में, ये पूरा हो जाएगा इधर जो है 3 घात हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी पर हम जो है अपने सवाल को छोड़ भी सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ऋण 1/4 के घात में 3 मैंने लिखा है, ये हमारा उत्तर हो गया है। तो इसको ये जो चीज़ है आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कैसे हो जाएगा, क्योंकि 1 के घात में आप क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, और बटा में ऋण 4 के घात में 3 है, और ये जो है फिर बराबर क्या लिख सकते हो कि 1/ऋण 4 और इसके घात में 3 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि 1/2 के घात में 3 और पूरे के घात में 2 है, तो आप क्या लिख सकते हो 1 के घात में 2 1 के घात में 3 और बटा 2 के घात में 3 और पूरे के घात में 2 है। ठीक है, आप 1/2 के घात में लिख सकते हो 3 इस तरह से, और इसके बाद फिर लिख सकते हो 2, तब 3 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 के घात में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हो हमारा इतना है। फिर अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, अगला सवाल है ऋण 3 के घात में 4 और ये इतना है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ऋण 3 के घात में 4 और गुणे में 5/3 के घात में 4। तो हम बस जो हमारा ये है ऋण जो है, अगर ऋण का गुणा, ठीक है, यहाँ पर हम सम जो है कोई संख्या है इसमें करते हैं, यानी कि घात में सम है, ऋण 1 के घात में सम है, तो हमेशा क्या मिलेगा धन मिलेगा। अगर ऋण के 1 के घात में जो है हमारा विषम संख्या है तो क्या मिलेगा, हमारा ऋण मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो जब धन का ऋण का गुणा क्या होगा, कुछ इस तरह से देखो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जो है 2-2 का जब सम रहेगा तो 2-2 का जोड़ा बन जाया करेगा बार बार। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, हमेशा धन मिल जाएगा जब गुणा करोगे तो। लेकिन अगर जो है विषम संख्या रहेगी तो 2-2 का जोड़ा तो बन जाएगा, लेकिन एक जो है ऋण बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा वो जो है ऋण दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपने सवाल पर चलते हैं और ये चीज़ हमारे सवाल में यूज होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है कि ऋण 3 है, तो ऋण 3 का मतलब क्या होता है कि ऋण 3 बराबर
हो जाएगा ऋण 1 गुणे में 3, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी और इसके घात में 4 है, तो ऋण का जो है घात में 4 है तो क्या हो जाएगा, धन मिल जाएगा। तो हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 घात में 4 और गुणे में ये मेरा क्या हो जाएगा 5 की घात में 4 और बटा 3 की घात में 4। अब ये जो है इससे कट जाएगा और क्या मेरा बचेगा 5 की घात में 4 बच जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है 3 के घात में ऋण 7 भागे 3 के घात में ऋण 10 और फिर क्या हो रहा है गुणा हो रहा है 3 के घात में ऋण 5 का। बस यहाँ पर क्या करना है हमें कि ये जो है a भागे b है, तो इसको अब मैं उसी तरह से लिख सकता हूँ। क्या मेरा सूत्र था a के घात में m भागे a के घात में n, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि आपको ये इस चीज़ को क्या कर देना है a के घात में m और बटा में a के घात में n और बराबर a के घात में m ऋण n हो जाएगा। तो बस ये वाला सूत्र लगा दो, 3 के घात में ऋण 7 और ऋण 10, ठीक है। और यहाँ पर गुणे में क्या है 3 के घात में ऋण 5 है, ये चीज़ हो जाएगा ऋण 7 धन 10 और गुणे में 3 के घात में ऋण 5 और यहाँ से आ जाएगा 3 के घात में 3 गुणे में 3 के घात में ऋण 5 और बराबर अब a और a b, ठीक है। इसके घात में m और n, ये वाला सूत्र a के घात में m गुणे में यहाँ पर जो है a के घात में n, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक a हो गया और a भी a हो गया। जब हमारा a रहता है तो हमारा क्या होता है कि जो घात होते हैं वो क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो m धन n हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बटा में ऐसा लग रहा है बटा में लिखा हुआ है तो इसको मैं हटा देता हूँ। तब 3 के घात में 3 और धन में ऋण 5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 3 के घात में ऋण 2 आ जाएगा। 3 के घात में ऋण 2 का मतलब कि 1 बटा 3 की घात में 2 और ये भी बराबर हो जाएगा 1 बटा 3 के पूरे के घात में 2। तो हमारा जैसा यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है इसी रूप में हमें लिखने के लिए हमने इसमें पूरा बदल लिया, ठीक है। अब जो हमारा अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। 2 के घात में ऋण 3 गुणे में ऋण 7 के घात में ऋण 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आप देखो ये जो है चीज़ अलग है, ये हो रही ए है और ये जो है बी है। तो जब आपका घात समान हो, ठीक है, एक हमने सूत्र देखा था a गुणे बी की घात में अगर m है तो क्या हो जाता है a के घात में m गुणे b की घात में m, यानी कि अगर जो है मेरा a और b अलग अलग हैं लेकिन जो घात क्या है समान है तो घात जो है बस एक ही रह जाती है, बाकी अंदर वाले का गुणा हो जाता है। यानी कि 2 और गुणे में ऋण 7 इसका गुणा हो जाएगा और बाकी जो घात क्या हो जाएगी ऋण 3 हो जाएगी। तो बराबर क्या हो जाएगा ऋण 14 और इसके घात में ऋण 3, बस यही चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा उत्तर भी है, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारे यहाँ पर अगला सवाल है क्या है कि 3 के घात में 0 धन 4 के घात में ऋण 1, ठीक है, और गुणे में 2 के घात में 2 है। तो एक क्या हो जाएगा मेरा, इसका मान तो 1 हो जाएगा। 1 धन 4 के घात में ऋण 1 का मान क्या होगा 1 बटा 4 हो जाएगा और ये जो है इसमें गुणा कर रहा है 2 के घात में 2 यानी कि 4 का, बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमें हल करना पड़ेगा। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा लघुत्तम और यहाँ पर 4 धन 1 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4 का, तो 4 से 4 कट जाएगा, बाकी 4 धन 1 क्या मिलेगा मुझे 5 मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जो कि हमने इसमें घातांक के नियम पर देखे, लेकिन अभी हमारे कुछ अच्छे सवाल इसमें रह रहे हैं जिनको हमें अगली वीडियो में देखना है। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।